Three zone on. Let's start. आदित्य सोफे पर बैठा बैठा अपना प्लान सोच रहा था। उसने सोच लिया था कि वो पहले ट्विंकल को पार्टी के अंदर भेजेगा, जो सुशील को बाहर निकालकर उसे कार में बैठा देगी और वहां से आदित्य सब कुछ संभाल लेगा। आदित्य ने यह भी सोच लिया था कि वो सुशील को पुराने खंडहर की जगह पर ले जाएगा और वहां पर रात भर बैठकर उसके साथ सवाल जवाब करेगा। रात होने के कारण कोई भी इतना ध्यान नहीं देगा और सबको यह लगेगा कि सुशील पार्टी में एंजॉय कर रहा है, इसी वजह से घर नहीं आया। आदित्य को फाइनली अपना प्लान फिगर आउट करके बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उसके मन में कहीं पर एक डर था कि वो पूरे दिन बस इसी चीज को फिगर आउट करने में वेस्ट कर चुका था कि वो आगे क्या करेगा। और जब उसे अब क्लैरिटी मिल गई है तब मृणाली उससे गुस्सा हो गई है और वो उससे बात भी नहीं कर रही है। उसे पता था कि ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन बस इनसिक्योरिटी है जिसे मृणाली इस तरीके से बयान कर रही है। जब आदित्य के सामने अनुराग ने भी मृणाली को पाने की इच्छा दिखाई थी तब उसको भी गुस्सा आया था और उसने भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करके मृणाली को उस दिन खरी खोटी सुनाई थी। आदित्य ने सोचा कि आज उसे सोफे पर ही सोना पड़ेगा, लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि क्या मृणाली अब उससे बात करेगी या नहीं। लेकिन एक बार उसे फिर भी कोशिश करनी होगी। यही बात सोचकर आदित्य मृणाली के कमरे की तरफ बढ़ा। जब वो कमरे के बाहर पहुंचा तो गेट लगा हुआ था और आदित्य ने बिना नॉक करते हुए ही उसे खोल दिया। कमरे में बिल्कुल उस तरीके का अंधेरा था जैसा उसने बहुत दिनों पहले देखा था और मृणाली अपने बेड पर लेटकर खिड़की की तरफ देख रही थी। आदित्य ने कमरे की लाइट ऑन की और फिर मृणाली के बेड के पास जाकर कहा, मृणाली, क्या तुम अब कुछ बोलोगी नहीं? मृणाली ने कुछ जवाब नहीं दिया। आदित्य को थोड़ा गुस्सा आया पर उसने फिर कहा, मृणाली, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितना तुम इसको इशू बना रही हो। अगर तुम एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं और अनामिका, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। आदित्य, तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। मेरी तुमसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है और अच्छा यही होगा, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूं। मृणाली ने आदित्य को बीच में टोकते हुए कहा और आदित्य ने भी बिना कुछ कहे ही वहां से जाने का फैसला किया। उसने कमरे की लाइट चालू छोड़ दी और गेट लगाकर वो नीचे की तरफ आ गया। नीचे आकर जब वो सोफे पर बैठा तब उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि क्या मृणाली अब उससे पूरे टाइम गुस्सा रहेगी या कल तक सब ठीक हो जाएगा, और क्या उसे एक बार फिर से उसे चेक करने जाना चाहिए। लेकिन तब आदित्य ने सोचा कि अगर कल उसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है तो ऐसे टाइम पर मृणाली का गुस्सा रहना ही उसके लिए थोड़ा सा एडवांटेज बन सकता है, ताकि वो उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे और वो आराम से अपना काम कर सके। थोड़ी देर बाद आदित्य ने साधना की और जब उसे अपनी एनर्जी फुलफिल्ड महसूस हुई तब वो सोफे पर ही सो गया। इस रात आदित्य को कई अलग अलग सपने आए। उसे दिख रहा था कि वो सुशील को किडनैप करने में सक्सेसफुल तो हो गया है, लेकिन सुशील उसे कोई सच नहीं बता पाया, बल्कि सुशील ने उसे ऐसी ऐसी बातें बताई जिन पर आदित्य कभी विश्वास नहीं कर सकता। और फिर आदित्य के सामने सुशील किसी विलन की तरह हंसने लगा और आदित्य बेबस होकर बस वहीं बैठा था। फिर उसने देखा कि पिछली जिंदगी जैसे ही फिर से उसे किसी ने मारकर पहाड़ के नीचे फेंक दिया, लेकिन इस बार ना तो साधु महाराज उसे बचाने आए और ना ही अमित कोई उसकी मदद कर पाया। आदित्य ने पूरी रात इन अलग अलग सपनों के साथ ही गुजार दी थी और जब वो उठा तब उसे समझ में आया कि इसमें से कोई भी सच नहीं है। आज उसके लिए अग्नि परीक्षा का दिन था और वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता था। आदित्य उठा और वो नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगा। जब मृणाली नीचे आई तब उसने आदित्य से कुछ नहीं कहा और आदित्य को उसके चेहरे पर अभी भी नाराजगी दिख रही थी। दोनों के बीच में बहुत दिनों बाद ऐसा साइलेंस महसूस हो रहा था, लेकिन आदित्य ने सोचा कि यह अच्छा है और इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और मृणाली का इंतजार करने लगा। मृणाली आई और उसने बिना कुछ बोले ही जल्दी से जल्दी अपना नाश्ता खत्म किया और ऑफिस का बैग उठाकर कार की तरफ बढ़ गई। आदित्य ने भी यही किया और वो उसके साथ जाकर बैठ गया। कार में भी उसी तरह का सन्नाटा था। मृणाली गाड़ी तेज चला रही थी ताकि उसे ज्यादा देर आदित्य के साथ नहीं रहना पड़े। आदित्य ने कई बार सोचा कि वो किसी तरीके से मृणाली से बात करे, उसे पूछे कि क्या अब सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ देर बाद गाड़ी ऑफिस की तरफ जाने वाली सड़क पर आ चुकी थी।
आदित्य ने कुछ न बोलने के फैसले को ही अपनाया और वो दोनों ऑफिस पहुंच गए। प्रणाली ने पार्किंग के गेट पर कार रोकी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और वो बिना कुछ बोले उतर गया। प्रणाली ने फिर तेजी से कार पार्किंग एरिया में डाली और आदित्य उसकी कार को देखता रहा। आदित्य भी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में जाकर बैठ गया, जहां पर वो अमित का इंतजार करने लगा। जब अमित आकर अपनी जगह पर सेटल हो गया, तब आदित्य ने पहली फुर्सत में ही उसे अपना सारा प्लान बता दिया कि वो आगे क्या सोच रहा है। आदित्य जैसे जैसे अपना प्लान बता रहा था, वैसे वैसे अमित के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल आ रही थी। और जब आदित्य ने अपनी बात कंप्लीट की, तब उसने कहा, हाँ यार, ये बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से हमको ट्विंकल को ज्यादा डिटेल भी नहीं देनी पड़ेगी और तुझे अपना सीक्रेट भी उसे नहीं बताना पड़ेगा। हाँ, बस तुझे एक चीज और करनी है। और वो क्या? तुझे मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। तो कहीं से एक कार अरेंज कर ले, क्योंकि मेरे पास तो कार है नहीं, इसलिए तुझे ही उसका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। और जब ट्विंकल सुशील को कार में ले आएगी, तब तुझे ही उसे और मुझे पुराने खंडहर के वहां पर ड्रॉप करना पड़ेगा। अरे बस इतनी सी बात, तू उसकी चिंता मत कर, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। हमारा मेन टास्क बस यही था कि हमें किसी न किसी तरीके से अपना प्लान इजी बनाना था। और अगर सुशील किसी पार्टी में जा रहा है, तो वहां से हम उसे पिक कर सकते हैं। ऐसे ना तो ये किडनैपिंग कहलाएगी और ना ही किसी बात की जबरदस्ती। अब देख, एस्केप प्लान की भी जरूरत नहीं है। मैं तुझे ड्रॉप करूंगा और फिर मैं अपने रास्ते और तू अपने रास्ते, ट्विंकल अपने रास्ते। इट्स सो इजी, अमित ने कहा। तब आदित्य सोच रहा था कि भले ये काम इजी लग रहा हो, पर कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी यही चिंता हो रही थी कि अगर एक भी स्टेप गलत चला गया तो वो क्या करेगा। लेकिन उसे ये पता था कि उसे गलती तब तक पता नहीं चलेगी जब तक वो सही करने के बारे में सोच नहीं लेगा। उसने अमित को यह टास्क दिया कि वो ट्विंकल से बात करके उसे कन्विंस कर ले, और अमित ने उसे अश्योर किया कि वो लंच टाइम तक उससे बात कर लेगा और आदित्य को फिर अपडेट कर देगा। लंच के टाइम तक आदित्य ने अमित को 2-3 बार ट्विंकल से बात करते हुए देखा, जिसमें हर बार ट्विंकल के एक्सप्रेशंस कुछ अलग अलग तरीके के थे। कभी वो आदित्य को गुस्से में देख रही थी, तो कभी सिंपल तरीके से, और कभी उसे तरस खाकर देख रही थी। लंच टाइम तक अमित के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी, और जब वो आदित्य को उसी पराठे वाली दुकान पर ले गया, तब वो बहुत ही आराम से बैठा था। आदित्य को उसे ऐसा देखकर मन में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर हुआ क्या। तब उसने अमित से पूछा, क्या हुआ? ट्विंकल से बात हो गई? क्या वो हमारे साथ जाने को तैयार है? बताना, उसने क्या बोला और तूने उसे क्या बोला? कि तूने हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया या फिर कुछ और? आदित्य के इतने सारे सवाल सुनकर अमित हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, आदित्य मेरे भाई, चिल कर यार, इतना भी क्या इशू बना रहा है? इतने सारे सवाल तू एक बार में पूछेगा तो उन सब के आंसर मैं कैसे दूंगा? मैंने उससे बात कर ली है एंड शी इज रेडी टू गो विद अस, लेकिन उसे बस एक चीज चाहिए। और वो क्या? उसका ये कहना है कि अगर अगली बार से ऐसा कोई भी काम रहे तो तू उससे पर्सनली बात करे, न कि मेरे थ्रू। उसे थोड़ा अजीब लगा कि तू उसे अपना दोस्त तो मानता है पर खुद उससे बात नहीं करता। अरे पर तूने उसको बोला क्या, ये तो बता। चिल कर भाई, पहले पराठा आ जाने दे, फिर बताता हूं, अमित ने कहा। और आदित्य को समझ आ गया कि अमित अब उसका थोड़ा सा फायदा उठा रहा है, और यह बात उसके चेहरे की स्माइल से साफ थी। पर वहीं दूसरी ओर आदित्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और थोड़ी ही देर में पराठे वाले ने लाकर उन दोनों के सामने प्लेट रख दी। और तब अमित ने पराठा खाते हुए कहा, ट्विंकल बहुत भोली है यार। उसके चेहरे से वो जितनी शातिर दिखती है ना, असल में तो वो वैसी है ही नहीं, और ना ही किसी चालाकी में विश्वास रखती है। जब उससे बात की तो मुझे पता चला कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है और सबकी मदद करने में बिलीव करती है। मुझे उसका इस तरीके का हेल्पिंग नेचर कभी पता ही नहीं चल पाया था, बट थैंक्स टू यू कि मुझे उसके बारे में थोड़ा जानने का मौका मिला। अमित ने पराठे का एक और तोड़कर उसे चबाया और फिर कहा, देख, मैंने ट्विंकल से बोला कि हमारा एक क्लाइंट है जिसे तू संभाल रहा है, और उसने तुझे बताया कि उसके पास हमारी कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ा सीक्रेट है जिसे वो पब्लिक करने वाला है, लेकिन तू उसे आउट नहीं होने देना चाहता, और इसलिए उसे तेरे साथ जाकर उस पार्टी से उस क्लाइंट को निकालकर हमारे पास लाना है, बाकी फिर हम संभाल लेंगे। अमित ने फिर साइड में रखे गिलास को उठाकर एक घूंट पानी पिया और आगे कहा, देख, जब मैंने उसे ये वाली बात बताई तो वो एक ही बार में तैयार हो गई, और उसे बस तेरे ऊपर तरस आया कि तू कंपनी की मदद करने में कितना विश्वास करता है,
उसने एक ही बार में इस बात के लिए हाँ बोल दिया तो मैं तो बहुत शॉक था। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि अगर मैं उसे तेरा 10,000 साल के सफर वाला सच भी बता दूंगा तो शायद वो उस बात को भी मान लेती। पर अब जो हुआ वही सही है। मैंने उसे शाम को 7 बजे का बोल दिया है और उसी टाइम पर मैं तुझे भी पिक कर लूंगा। आज हम सुशील से तेरा डाउट क्लियर करवा कर ही रहेंगे। अमित की बात सुनकर आदित्य को बहुत रिलीफ महसूस हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस ट्विंकल को वो अपना सच बताने में इतना कतरा रहा था, वो एक बार में ही उसके काम को करने के लिए तैयार हो जाएगी। Thanks for hearing.